जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरा सलाम है और उम्मीद है कि आपको ये जो नई किस्त है जो मैं स्टील मिल पे करने जा रहा हूँ आपको पसंद आएगी और आपका फीडबैक भी आएगा। नाज़रीन, बहुत सारे इदारे हैं जो इस मुल्क में बुरी गवर्नेंस और पॉलिटिकल मोटिव, करप्शन और जहालत, मैं तो जहालत कहता हूँ, उसकी वजह से बर्बाद हुए। इस मुल्क को नुकसान पहुंचा, इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा, इस मुल्क की जो क्या कह सकते हैं इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। उसमें सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल यूनिट था वो पाकिस्तान स्टील मिल्स था और उसकी कहानी ऐसी है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि हम ऐसी कौम है कि जो अपने ही घर को, आशियाने को आग लगाते हैं, उसको तबाह करते हैं, उस पर बारूद मारते हैं। 1973 में रशिया के ताउन से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टील मिल का जो संग बुनियाद रखा, जिसकी पैदावारी लागत जो है 22 लाख टन सालाना थी, वो जून 2015 में, वही जिस तरह आज यूटिलिटी स्टोर बंद हुआ है, एक ही जमात उसके पीछे थी और 2015 में भी वही जमात, तो उस वक्त उस इदारे को बंद किया गया जिस वक्त उसकी जो कैपेसिटी थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो 65% पे आ चुकी थी और ये कहा जा रहा था कि ये प्रॉफिट में कुछ अरसे प्रॉफिट भी रही। एक शख्स ऐसा भी है जिसने 4 दहाइयों से स्टील मिल की जंग लड़ रहा है और तन तनहा, जिसको मैं वन मैन आर्मी अक्सर कहता हूँ, वो है ममरेज खान साहब और वो पाकिस्तान स्टील स्टेक होल्डर ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। और हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे पास मौजूद है। हमने उनसे दरख्वास्त की कि स्टील मिल की कहानी इस कौम को ज़रूर बताएं ताकि इस कौम का जो नौजवान है, जिसको आज शऊर भी है और वो चाहता है कि इस मुल्क में जो माजी में गलतियां हुई आगे चल के वो गलतियां ना हों और वो इस मुल्क की बागडोर वो संभालें जो इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस मुल्क का नौजवान ही है वो। ममरेज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ममरेज साहब, थोड़ा सा मैंने तारुफ बताया इसका, बड़ी अफसोसनाक, आपसे सुनते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस कौम को भी बताएं कि किस स्टील मिल के साथ हुआ क्या है। तो आपकी तरफ ये माइक है और आपको इजाजत है, खुल के बताएं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर ग्रुप का कन्वीनर हूँ। पाकिस्तान स्टील मिल का संग बुनियाद 30 दिसंबर 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था, जिसकी पैदावारी जो कैपेसिटी थी सालाना 22 लाख टन थी और इसका बजट 13 अरब रुपए था। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जब रिमूव कर दी गई तो 1981 में 13 अरब तो ख़त्म हो चुका था। हमने एक ब्लास्ट फर्नेस उस वक्त और कोक ओवन जो है वो फायर की थी। ये फिर हमने 12 अरब रुपए बैंकर इक्विटी से मजीद लोन लिया तो जनवरी 1985 में वो भी पैसे खत्म हो गए तो ये आधी मिल बनी थी। ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, इसके 8 बड़े प्लांट हैं, 12 छोटे प्लांट हैं। तो ये कैपेसिटी इसकी कैप की गई 11 लाख टन पे। ये जो स्टील मिल थी ये 1985 से लेकर 2018 तक, इसमें आप यूं समझ लें कि 28,000 से 15,000 बंदे काम करते थे और जून 2008 तक ये अकमुलेटेड प्रॉफिट में थी। पहली दफा इस पाकिस्तान स्टील मिल ने 2007-8 में गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए डिविडेंड भी दिया। पाकिस्तान स्टील मिल के खिलाफ ये जो बयानिया बनाया गया है वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने और उनके काउंटर पार्ट जो फैसिलिटेटर है पब्लिक ऑफिस होल्डर, उनकी आज तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। अब आप ये देखें कि 2008-9 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो 18 अगस्त 2009 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान स्टील को करप्शन के इल्ज़ाम में सैक किया कौमी असम्बली के फ्लोर पे और कहा कि FIA इसको इन्वेस्टिगेट करे। अब वो अखबार में जब डॉन अखबार में छपा 11 सितंबर 2009 को द स्टील मिल केस, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। उन्होंने स्टील मिल से पूछा, FIA से पूछा। बीइंग अनसेटिस्फाइड वो केस 16 मई 2012 को नैब को दिया गया और कहा गया कि जी आप इसको 3 महीने में इंक्वायरी करके मुकम्मल करें और इसकी अकाउंटेबिलिटी करें। आज 13 साल गुजर गए हैं।
FIA तो बीइंग अनसेटिस्फाइड था। नैब ने 13 साल में क्या किया कुछ पता नहीं। ये 2008-9 में 26 अरब रुपए का लॉस था। आज खसारा और कर्जा 700 अरब रुपए हो चुका है। स्टील मिल के जो ऑडिटेड अकाउंट है वो जुलाई 2003 तक है, जो जुलाई 2023 तक है। उसके बाद फाइनेंशियल डाटा वो तो बंद पड़ी है अब ना? नहीं, बंद नहीं पड़ी है। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 2021-22 में नहीं, हम बंद स्टील मिल प्रॉफिट में थी। मैं आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट दूंगा, वो बैलेंस शीट मैंने नहीं बनाई। अब स्टील मिल की ये प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं कर पाए? 2005 में ये प्रॉफिट टर्निंग मिल थी विद मैलिफाइड इंटेंट। प्रॉफिट टर्निंग मिल को ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे ले गए। इट इज ए डीप रूटेड कॉन्स्पायरेसी। जब ये ले गए तो इन्होंने एक स्टेज मैनेज बिडर को थ्रो अवे प्राइस पे पीनट पे 75% शेयर $361 मिलियन में 21 अरब रुपए पाकिस्तानी उस वक्त बनते थे, 75% शेयर बेच दिए। और उस वक्त इन्होंने इसकी बुक वैल्यू जो थी वो 18 रुपए 60 पैसे थी, जो 26 अरब बनती थी बुक वैल्यू। इन्होंने बुक वैल्यू से भी कम पे बेचा, 16 रुपए 80 पैसे पे शेयर। वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नहीं हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन वतन पार्टी ने दाखिल की कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसकी वैल्यूएशन नहीं हुई है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूवल नहीं ली गई और वायलेशन है। ये फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 18 मई को लगी तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस साहबान ने स्टे ऑर्डर दिया। तो ये फिर जब प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, इसको मत रोकें। उन्होंने कहा जी इसमें तो बड़ा वो है कि इसकी वैल्यू है। उन्होंने कहा अच्छा फिर लार्जर बेंच बनाए, मेरिट पर फैसला। 9 जजों का फैसला आया। 23 जून को शार्ट ऑर्डर आया। 23 जून कौन सा सन? 23 जून 2006 को ये शार्ट ऑर्डर आया। और उस शार्ट ऑर्डर में ये था कि प्राइवेटाइजेशन इज द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसमें तो हम नहीं दखल अंदाजी करेंगे पॉलिसी, मगर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओमिशन एंड कमीशन है, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसकी वैल्यूएशन नहीं, उसको काला दम कर दिया। उसको शेयर परचेज एग्रीमेंट और लेटर ऑफ इंटेंट कैंसिल किया, प्राइवेटाइजेशन नहीं रोकी। अब आज तक 2006 से लेकर आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि ओमिशन एंड कमीशन में कौन थे, वायलेशन ऑफ रूल्स किसने की, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से है। क्योंकि ये अब ये जब हो गया तो रिव्यू पिटीशन जब 2006 में डिटेल फैसला आया, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की और आरएफ हबीब ग्रुप जो स्टेज मैनेज बिडर था। अब 2012 में प्राइवेटाइजेशन कमीशन अपनी रिव्यू पिटीशन वापस खुद विड्रा कर लेता है और 2013 में वो डिस्पोज ऑफ कर देती है आरएफ हबीब ग्रुप की नॉन। अब वो रेस्टोर हो जाती है रिव्यू पिटीशन 2 निसार से मार्च 2018 में। अच्छा, केस 2 हफ्ते में लगना था, आज 2025 है, 2 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं। मतलब 2018 से अभी तक केस नहीं लगा। वो रिव्यू पिटीशन जो रेस्टोर हुई थी अभी तक वो पेंडिंग पड़ी है। आई कैन प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट। किसी ने आज तक ये चेक नहीं किया। अब क्या हुआ कि वो 2009 में जो केस अपना FIA को दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो अपना नोटिस लिया नैब का, नैब को डायरेक्शन के बावजूद आज तक किसी का एहतसाब नहीं हुआ। क्यों? खराबी न नैब में न FIA में। खराबी कहाँ पे है? चोरी या नुकसान स्टील मिल का हुआ। स्टील मिल में किसी ने करप्शन का केस इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अच्छा, आप न वजारत सन तो पैदावार आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो आप बातें कह रहे हैं, आप सारी बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये खुलकर बताएं, आपको चीज़ों का पता है, कौन लोग थे जिन्होंने इसको बर्बाद किया? कमीशन में कौन लोग थे? किन लोगों का एहतसाब? किसी का नाम तो लेना। जब तक मसला ये है कि हम पूरी कौम इसी तरह हम इल्ज़ाम और चीज़ें बता देते हैं, लेकिन जो इनके सारी चीज़ों के पीछे थे वो कौन लोग थे? इसके पीछे देखें, मेन जो फैसिलिटेटर है वो ब्यूरोक्रेसी है। सामने जो प्राइवेटाइजेशन में थे आरएफ हबीब ग्रुप, जिसको कंसोर्शियम का नाम देते हैं, वो कार्टेल था, ठीक है, और वो थे। इसके अलावा कुछ कंपनियां थी। वो कंपनियां वो थी
जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, मगर वो चुप रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पॉलिसी बनती है, लोगों को इंसेंटिव दिए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के लोग, मिसाल के तौर पे 2001 में DTRE एक SRO आया, हाँ जी, कि ड्यूटी फ्री हम माल इंपोर्ट करेंगे, वो सारा वो किसने, वो एक्सपोर्ट करेंगे। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की सबसे बड़ी कंपनी थी डिस्काउंट इंजीनियरिंग, जी जी, उसको बेनिफिट देने के लिए 35% से ड्यूटी जो शीट की थी HR की वो 10% की गई, 25% कम की गई। तो 2001 में जब ये स्टील मिल में गए तो मैंने कहा जी आप स्टील मिल बंद कराना चाहते हैं, ऑयल की 25% है, मैं स्टील मिल का माल कहाँ बेचूं, क्योंकि उनका 1 लाख से 1.5 लाख टन वो फैब्रिक, उन्होंने अपनी ये सारे इसी तरह फैब्रिकेटिंग कंपनी को फायदा देने दे, मेरी पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी थी उसको इन्होंने। अच्छा ये बताएं 2015 में इसको बंद क्यों किया गया और उसके बाद अभी तक बंद? अब ये देखें, ये इसमें नवाज शरीफ, नून लीग इन्वॉल्व थी, कौन लोग शामिल थे इसमें? वो लोग थे जो नॉन ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन के पीछे थे। उसमें जो शरीफ ब्रदरान हैं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदा हैं, और जो इंडस्ट्री वाले हैं, इनकी अपनी तो स्टील मिलें चल रही इनकी अपनी चल रही थी, मगर इन्होंने अपनी मिलें इत्तेफाक फाउंड्री यहाँ पे खत्म कर दी थी, ये बाहर चले गए थे, ये सारा कुछ चिकित्सा, मगर वो प्राइवेट सेक्टर वहां उसको पकड़ना पड़ेगा। ये जो पॉलिसियां बनाते थे, इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से 97 में भी इन्होंने अप्रूव करा लिया मिल को प्राइवेटाइज करें। जब परवेज मुशर्रफ आया तो उस वक्त उन्होंने चेयरमैन लगाया लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अफजल खान को। उन्होंने मुझसे जब रब्ता किया, उन्होंने कहा अब्रेज खान, ये मिल तो 19 अरब 70 करोड़ रुपए हमारे ऊपर कर्जा है और 28,000 बंदे हैं, करें क्या? मैंने कहा जी मैन पावर रिस्ट्रक्शन करें, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्शन करें। वही मिल जो 1999 तक खसारे में थी 19 अरब 70 करोड़ रुपए के, और दूसरे मिला के एक्यूमुलेटेड लॉसेस 28 अरब के, वो 3 साल में हमने 12 अरब रुपए प्रिंसिपल जो है लोन वो भी वापस किया, अगले 2 साल में सूद भी वापस किया स्टील मिल के रिसोर्सेज से, और जो मैन पावर रिस्ट्रक्शन की थी वो 7.5 अरब रुपए भी स्टील मिल से दिया। और ये मिल प्रॉफिट में थी। 2015 में सिर्फ गैस के बिल की, गैस कटौती की वजह से ये बंद की गई, तो क्या 1 अरब का गैस का बिल अदा नहीं हो सकता? नहीं, गैस का ऐसे हुआ कि जो 2005 से लेकर 2015 से पहले करप्शन हुई उसको किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। क्यों कि 2008 से लेकर 2015 तक स्टील मिल की प्रोडक्शन डाउन होती है। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा क्यों डाउन होती है, क्योंकि स्टील मिल के पास मटेरियल नहीं था। मटेरियल क्यों नहीं था? पैसे नहीं थे। पैसे कहाँ गए? करप्शन में गए। मिसाल के तौर पे कोक ओवन बैटरी प्लांट, ये 80 करोड़ का प्रोजेक्ट था और वो हमने इन हाउस एक बैटरी रिपेयर कर ली, दूसरी का सामान मौजूद था। मगर जब प्राइवेटाइजेशन का वो चेंज हुआ तो उस वक्त के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम खान को चेंज करके मेजर जनरल मोहम्मद जावेद उनको लाया गया। उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो कोक ओवन का दोबारा कॉन्ट्रैक्ट 23 मिलियन का एक फॉरेन कंपनी को दिया गया। अब ये है कि उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए या जितने करप्शन के केसेस, मिसाल के तौर पे कोक ओवन के जब हम इन हाउस रिपेयर कर रहे थे तो प्रोडक्शन की सस्टेनेबिलिटी के लिए हम कोक बाहर से इंपोर्ट करते थे। 28 शिप आए, $125 से लेकर $775 पर टन, $450 मिलियन के। आज तक किसी ने चेक नहीं किया। इसी तरीके से एक कंपनी थी इंडिया की, उन्होंने फोमेंटो। अब ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये तो मुर्दों को कब्र से निकालने वाली बात है। मुझे अब एक बात बताएं, अब आपका सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर कहता है ये स्क्रैप है, ये तो कोई 3 टब्बर वाला भी नहीं खरीदेगा, और अब उठा के जो नए प्लान आ रहे हैं स्टील मिल के हवाले से, उसकी जमीनों पे नजर है लोगों की, और ये कहा जा रहा है कि रशिया के साथ एक एग्रीमेंट करके हम 700 कनाल के ऊपर, 710 कनाल के ऊपर एक नई मिल लगा रहे हैं, और जो बाकी ज़मीन है उसमें आपको पता है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की बात हो रही है। वो मेरे ख्याल में 3200 एकड़ की ज़मीन है, कितनी है ये बताएं। ये सारा कुछ लीगली हो रहा है क्या? इसके लिए भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाने की जरूरत है? बिल्कुल, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं कर सकते, और ये चारों सूबे इसके अंदर वो हैं। और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है,
ये बिल्कुल नहीं कर सकते। और जहां तक 700 एकड़ ये जमीनों का, कंसल्टेंट कौन है? कोई कंसल्टेंट नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये फुटबॉल बनाया हुआ है, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, इनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। ये मेरे सामने बैठे, मैं आपके तवस्सुत से जनाब वजीर आजम पाकिस्तान और SIFC की एपेक्स कमेटी, फील्ड मार्शल साहब उसके मेंबर है SIFC के, मैं इनके सामने केस रखता हूँ मुल्क की, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। SIFC कर रही है ये SIFC। अब आप देखें, स्कैंडल आपको बताता हूं कि ये प्रॉफिट अर्निंग मिल की प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके। अब क्या था कि जब केयर टेकर आए काकड़ साहब की, तो फवाद हसन फवाद साहब जो है वो केयर टेकर मिनिस्टर थे प्राइवेटाइजेशन के। अब उन्होंने जब कोशिश की, उनको जब ये पता चला कि यार ये प्राइवेटाइज क्यों नहीं हो रही, तो जब उन्होंने एक्सप्लोर किया कि इसके 2021-22 में बंद मिल प्रॉफिट में आ गई है, पहले तो यहां परेशान हुए तो बंद मिल कैसे प्रॉफिट में आ गया। अब उस पे जब उनको बताया गया कि इसके शेयर की बुक वैल्यू 301 रुपए है, ये वही शेयर है जो 2006 में 18 रुपए 60 पैसे का था, और वतन पार्टी ने और पाकिस्तान स्टील मिल की वर्कर्स यूनियन ने ये नहीं बिकने दी थी 16 रुपए 80 पैसे में, क्योंकि जो 21 अरब में गई थी, 24 अरब की जब ऑफर दी तो 9 जजों को रास्ता मिल गया था। पाकिस्तान स्टील मिल कल भी एसेट था, आज भी एसेट है। ये उस वक्त भी डाका मारना चाह रहे थे, आज स्टील मिल के एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है। कितने एसेट्स हैं? हाँ, ये जून 2022 में स्टील मिल के एसेट 839 बिलियन थे, 320 अरब की लाइबिलिटी थी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक दौर में 335 अरब की लाइबिलिटी है, 224 अरब के लॉसेस हैं, मगर इन्हें कहूं कि ऑथेंटिसिटी डाउटफुल है। क्यों? कि जिनके पैसे लेने देने हैं उनके साथ रिकंसाइल। ये नई स्टील मिल लग जाएगी जो ये 700 एकड़ पे कोई मिल नहीं लग सकती। इनको जो प्लान का कनाल है जी, 700 एकड़ की बात कर रहे हैं। ये असल में मीडिया के साथ इट इज ए फिट केस फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मेरा काम है मदद करना, हुकूमत की मदद करना। ये मिल बहाल हो सकती है। ये स्टील मिल प्रॉफिट में तब आई थी जब 92-93 में हम तो वापस बाकी 3200 एकड़ पे तो वो इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं अलग। कोई स्टेट नहीं बना सकते। 2021 में इमरान खान हुकूमत ने ये किया था। मैंने खत लिखा और खत के ऊपर मैंने कहा कि इसकी अप्रूवल किसने दी है? कहते हैं जबानी बात हुई है। बात यह है, ये अंधेरे में जो है तो ECC ने अप्रूव कर दिया, कैबिनेट ने। ECC को टोटल मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। मिसाल के तौर पे 3 जून 2020 को कहा गया जी हम लोगों को रिट्रेंच कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में। झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट की आज तक कहीं डायरेक्शन नहीं है। इन्होंने एक पिटीशन फाइल, 4500 मुलाजमीन जी 4500 थे, और उसके बाद अब भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। अदालतों में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, पार्लियामेंट को, जो पार्लियामेंट्री कमेटियों को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, जहां जो उसके पीछे पूरे इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट। अब ये जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मैं इनकी इत्तला के लिए कि 19 अगस्त 2013 को IMF को खत लिखा गया 6 अरब 60 करोड़ डॉलर के लिए, और उसके ऊपर स्टील मिल का ये लिखा गया कि जी स्टील मिल ग्लोबल रिसेशन की वजह से जो है ये कोलैप्स कर गई थी 2008 में, और अब हम नया बोर्ड बनाएंगे, कमर्शियल बैंकों से लोन लेके इसको बहाल करेंगे और प्राइवेटाइज कर देंगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ। सुने नहीं। ठीक 3 दिन बाद वजारत सनअत और पैदावार समरी इसी ECC को दे रही है। वो खत तो लिखा था गवर्नर स्टेट बैंक ने और वजीर खजाना मोहम्मद साहब ने। 3 दिन बाद ECC की मीटिंग हो रही है, तो उसमें वजारत सनअत और पैदावार कह रही है कि स्टील मिल अराइव टू द स्टेट ड्यू टू अनचेक्ड करप्शन, इनएफिशिएंसीज, मिसमैनेजमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड ल्यूकवार्म एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टू इट्स रिवाइवल। अब वे फॉरवर्ड मिनिस्ट्री ने बताया 28 अरब, इन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। अब अंदाजा ले, मेरे मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी और ये सक्सेसिव। अब देखें कि 1968 से लेकर डॉलर उस वक्त 4 रुपए कुछ पैसे का था, आज 300 रुपए का है। अमरेज साहब, हमारे पास टाइम अब खत्म हो रहा है, 19 मिनट क्रॉस कर गए। सिंपल बताएं, 2 नाम 3 नाम, 1 नाम बता दें जिनके इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से आज स्टील मिल पाकिस्तान का जो एसेट्स है वो उसको मुल्क का वजीर खजाना कहता है कि ये स्क्रैप है,
ये कुछ नहीं है, इसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है, ये टिन टब्बर वाले लोग खरीद। देखें, पाकिस्तान स्टील मिल इस वक्त स्टील टाउन में 7 दिन से बिजली नहीं है, 1 महीने से पानी नहीं है, 1-1.5 साल से गैस नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल का स्टेक होल्डर विद लाइबिलिटी विद कंप्लीट एसेट जो लोगों ने कब्जा भी किए हुए हैं वो वापस करें, हम स्टील मिल को बहाल कर देते हैं और लाइबिलिटी की सेटलमेंट। अभी इन्होंने पीआईडीसी को कहा कि आप जमीनों के बदले में, तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, स्टील मिल का कोई एसेट। सुप्रीम कोर्ट ममरेज साहब की आपने बातें सुन ली, कितनी दर्दनाक कहानी है कि स्टील मिल की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब तो कोई भी नहीं मानता। मैंने 50 सुप्रीम कोर्ट के फैसले बताए हैं, पीटीवी में बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि बोर्ड का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव एक आदमी नहीं होता, 3.5 साल से लगा हुआ है, और इदारों की बातें बताई हैं। तो ममरेज साहब सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को तो भूल जाए, उनके फैसले रद्दी की टोकरियों में पड़े हैं, कोई नहीं मानता, ना अदालतों को फिक्र है। तो ये नाजरीन एक कहानी थी, आपने सुन ली। जिस तरह बहुत सारे इदारे बर्बाद हुए, तबाह हुए, ये स्टील मिल तबाह हुई, और इसके पीछे भी पूरे मफादात हैं, इंटरेस्ट है। हर दौर में बदलते रहे, कई लोग इस दुनिया से चले गए, और उन्होंने भी जिस तरीके से इदारे को तबाह किया, ये ममरेज साहब ने पूरी कहानी आपको सुना दी। एक नए इदारे के साथ और एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे आपके साथ। दुआ हमारी ये है कि इस मुल्क के इदारे बचे रहें, इस मुल्क के इदारे चलें, इकानमी चले, ग्रोथ हो, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।